नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े, आपसे जुड़े, आपके फायदे की बात ला सके, आपके बटुए का ख्याल रखें। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हमें केवल सेव नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारे लिए ये पैसा आगे भी जाकर काम आ सके, हमारे कुछ बड़े ख्वाबों को पूरा कर सके। लेकिन अभी तो फिलहाल सभी के जहन में सिर्फ यही घूम रहा है कि कोरोना के संकट में अपनी इन्वेस्टमेंट का क्या किया जाए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो क्या ये सही समय होगा इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर के फाउंडर हेमंत रस्तोगी, जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। थैंक यू सो मच हेमंत जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आई एम श्योर आपके पास भी लोग अप्रोच कर रहे होंगे कि ये कोरोना में आप क्या करें। पिछले साल हमने ये देखा और फिर एक साल में ही हम फिर से उसी सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हेमंत जी? अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अर्निंग, दूसरा होता है सेविंग और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग। अब ये जो कोविड लाइक सिचुएशन है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी अर्निंग पे पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर जो इम्पैक्ट है एक जैसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कुछ के ऊपर थोड़ा पड़ा है और कुछ के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, या तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वो बंद हो गई या फिर और कुछ इश्यू हो गए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ा है तो उसका इम्पैक्ट आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टिंग के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अगर आपने अपने आप को इसके लिए तैयार किया, अगर एक ऐसा आपने फंड बनाया जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड, तो हो सकता है कि आपकी सेविंग ना हो रही हो सकती है आपकी अर्निंग ना हो रही हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा होगा। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो जाहिर सी बात है उसका असर आपके इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के ऊपर पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी लेवल का डिस्ट्रेस हो आपके ऊपर, हमें ये समझना है कि ये सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी है, थोड़े समय की और है। जैसे अभी सरकार ने कहा है कि 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लगेगा। जैसे जैसे वैक्सीन लगेगी हेल्थ सुधरेगी और मार्केट भी सुधरेगा। तो मुझे लगता है कोई पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है। जहां तक हो सके अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। अगर वो नहीं हो सकता है तो शायद थोड़ा समय पॉज भी करेंगे तो ठीक है, बट मुझे लगता है जैसे मैंने कहा पैनिक बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल, अगर आपको बहुत पैसों की जरूरत है तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट यानी पॉज करने पड़े, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन ये पॉज नहीं करना पड़े इसलिए इसकी तैयारी करनी होगी। और मुझे लगता है हेमंत जी, इस तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हमें कोरोना ने सिखाया है वो क्या है इस तैयारी के लिए? मुझे लगता है इमरजेंसी फंड। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए ये तो खैर अभी कोविड की बात कर रहे हैं क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। उससे पहले भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए कि कब आपको एक ऐसी इमरजेंसी आएगी जिसका इम्प्लीकेशन आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर होगा। तो अगर आप उसको बना के रखते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए EMI पे कर रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके पास आए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिन इन्वेस्टर्स ने इमरजेंसी फंड बनाया था उनको इस समय पे इम्पैक्ट काफी कम हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। जिन्होंने नहीं बनाया उनको शायद काफी डिफिकल्टी हुई। तो मुझे लगता है एक लेसन है कि आगे के लिए भी अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी हो सकता है सिचुएशन कुछ समय कंटिन्यू करे। और जैसे मैंने कहा, इस तरह पेंडेमिक की बात नहीं है, जनरल जब लाइफ होती है हमारी यूजुअल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें उस फंड की जरूरत है। बिल्कुल। तो अब मैं बात करना चाहूंगी कि 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल एसेट और दूसरे होते हैं फिजिकल एसेट। इन दोनों के बीच में फर्क क्या, और इन दोनों में आप क्या बोलते हैं कि लोगों के पास होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, उसमें आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? क्योंकि इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें और किसे अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाएं? आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। फिजिकल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम टच एंड फील कर सकते हैं। मतलब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऐसे एग्जांपल होंगे जैसे रियल एस्टेट, जैसे हमारा घर हो या हमने कोई ऑफिस खरीदा वो हो गया। और अगर दूसरी जो फिजिकल एसेट क्लास है जो है गोल्ड, गोल्ड हम सभी फेमिलियर हैं। आई थिंक अगर हमारे देश में आप सर्वे करें तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो फेवरेट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का वो गोल्ड है। तो ये हो गई फिजिकल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स वो हैं जहाँ पे अंडरलाइन जो है वो इक्विटीज हो सकती हैं, या वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या फिर वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, या इवन बैंक डिपॉजिट हो सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनको आप टच एंड फील नहीं कर सकते, लेकिन ये उस तरह की एसेट्स हैं जिनमें
फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है रियल एस्टेट। तो अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करना चाहूँ, तो जैसे अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, देखिए रियल एस्टेट में क्या है, एक समय था काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि रियल एस्टेट में काफ़ी मंदी है। अब पिछले साल कुछ हमने देखा इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए हुई है। उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, अगर हम बात करें, तो गोल्ड को हमेशा एक इन्फ्लेशन के एक हेज के तरह से माना जाता है। तो वो डेफिनेटली उसकी जगह हमारे पोर्टफोलियो में हो सकती है कि करीब 10% हमारा जो पोर्टफोलियो वो वहाँ पे हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम फिजिकल एसेट में क्या है प्रियंका, देखिए कि एक तो आपको घर खरीदने के लिए या रियल एस्टेट खरीदने के लिए मैं उसमें उस घर को शामिल नहीं कर रहा हूँ जिसमें हम रहते हैं, वो तो हमारी जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एक लमसम की जरूरत पड़ती है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो आई थिंक बहुत सारे इश्यूज हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पैसे की जरूरत हो तो आप अगर मान लीजिए 2 बेडरूम का अगर घर है तो 1 बेडरूम तो बेच नहीं सकते, तो पूरा बेचना पड़ेगा। तो उसमें मुझे लगता है काफी इशू और लमसम पैसे की जरूरत है। फाइनेंशियल एसेट्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप चाहें आपको पैसा मिलेगा, जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन आप चाहें वो कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पैसा जो है हमारा वो फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी जरूरतें जो है लाइफ में कोई 2 साल की हो सकती है, कोई 5 साल की हो सकती है, कोई 10 साल की हो सकती है, कोई 20 साल की हो सकती है। अब वो रियल एस्टेट से वो पूरी नहीं हो सकती, वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट से पूरी होंगी, क्योंकि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। हर स्टेज पे हमको लिक्विडिटी चाहिए, हर स्टेज पे हमें उतना पैसा चाहिए कि जो हमारा गोल है वो पूरा हो सके। तो मुझे लगता है आपका जो फोकस है एज एन इन्वेस्टर वो फाइनेंशियल एसेट पे होना चाहिए। तो एक बिगिनर अगर कोई हो तो उन्हें आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमें हमेशा लगता है घर हम एक्चुअली वो देख सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, गोल्ड हम एक्चुअली महसूस कर सकते हैं ये हमारे पास है। तो जो एक बिगिनर होता है उसे लगता है कुछ ऐसा लिया जाए जो मुझे दिखे, जो जिसे मैं महसूस कर सकूं कि ये मेरा है। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर कम अमाउंट है तब तो मुझे लगता है फाइनेंशियल एसेट का ही रास्ता होता है, फिर आप उन्हें कैसे समझाते हैं? जी देखिए, अगर हम बिगनर की बात करें तो उसमें काफी सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं होगी। तो मुझे लगता नहीं कि वो जितना चाह के भी अगर वो एज ए रियल एस्टेट को अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाए तो वो बना नहीं पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो अभी इस समय पैसा लगाना चाहते हैं, पहले तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो फर्क है दोनों में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क को समझे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक चीज नहीं है। ये नहीं है कि आपने थोड़ा पैसा बैंक में डाल दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करें कि आपकी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी आपकी जो रिटर्न है उसमें से जो टैक्स पे किया और उसमें से इन्फ्लेशन, महंगाई, वो निकाल के वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले तो वो समझना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग अभी भी पैसा जो है ट्रेडिशनल ऑप्शन में लगाते हैं। वो आपका पैसा बैंक में रहता है तो बॉन्ड्स में रहता है। उसमें क्या होता है, फायदा क्या है, आपको गारंटेड रिटर्न मिलती है, सेफ्टी होती है, तो आप उससे खुश रहते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो उससे बड़ा रिस्क है। तो जब तक आप ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे कि आप महंगाई से आगे रह सके, आपका रिटर्न जो है महंगाई से ज्यादा हो, तो आपका जो पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो हर निवेशक जो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, ये चीज उनको समझना। दूसरा, ये मत सोचिए कि आपके पास कम पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आज तो इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड जैसे हैं, अगर आप चाहें तो 500-1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। शुरुआत में समझ लीजिए कि आप अपने पैसे से क्या करना चाहते हैं, आपके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको अपने गोल डिफाइन करने में थोड़ी तकलीफ हो, किसी की मदद ले लीजिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसे हमें लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में डिसिप्लिन रहता है, यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन होगा। यानी आपके गोल्स होंगे, कितना समय है आपके पास, कितना पैसा आपका इक्विटी में जाए, कितना पैसा डेट में जाए, जिसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं, ये चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का फायदा क्या है, एक तो सेविंग आपकी रेगुलरली होगी, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलरली होगी। तो जो डर आपको लगता है मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड में डर लगाने से, वो डर आपका क्यों निकल जाएगा, क्योंकि आप एवरेजिंग करेंगे। यानी कुछ पैसा जो है एनएवी जो होगी, मान लीजिए 15 रुपए पे इन्वेस्ट किया, कुछ 12 पे किया, कुछ 17 पे किया, तो उससे क्या होगा कि आपको जब कम एनएवी होगी तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा एनएवी होगी तो यूनिट थोड़े कम मिलेंगे, तो एवरेजिंग का। तो मुझे लगता है, मुझे ये बताइए, एक कोई बिगिनर जो शुरुआत करना चाहता है उसे आप क्या कहेंगे कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए, एकदम आसान शब्दों में, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और अगर वो आपसे ये टिप पूछे कि मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? आई मीन ऑब्वियसली गोल और आपके पास कितना टाइम है ये तो है, लेकिन मोटा मोटी अगर कहते हैं तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, आप इसके बारे में जानिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, जितनी भी जगह एसेट क्लास की मैंने बात की, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो, दोनों की जगह आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ प्रोपोर्शन बदलेगा।
सिर्फ आपके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी फर्क होगी, लेकिन समझने के लिए आपको एक इन्वेस्टर बनना जरूरी है। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म का गोल है, रिटायरमेंट का गोल है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए गोल है, या घर खरीदना है, वो पैसा जो है इक्विटीज में जाए, या तो स्टॉक्स में जाए, या तो म्यूचुअल फंड में जाए। और अगर थोड़ा मीडियम टर्म का गोल है, मान लीजिए 8-10 साल का, तो आप चाहिए तो एक हाइब्रिड जो होता है इसमें डेट इक्विटी, वो देख लीजिए। शॉर्ट टर्म का जो पैसा है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कैपिटल सेफ्टी। कैपिटल सेफ्टी के साथ आपको उन ऑप्शन को देखना है जहां पे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले। तो फिर जैसा मैंने कहा, जो डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं उनके ऊपर देखिए। दोनों की दोनों एसेट क्लासेस का आपके पोर्टफोलियो में जगह है, सिर्फ फर्क इतना है कि उसका प्रोपोर्शन कितना हो। और जैसा मैंने कहा, जब तक आप इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे क्या होता है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको यू हैव टू टेक द प्लंज, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और फिर आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे आप समझेंगे आपकी एलोकेशन जो है वो वक्त के हिसाब से बदलेगी। थैंक यू सो मच हेमल जी, ये समझाने के लिए इतने आसान भाषा में। पहले तो अपने लक्ष्य तय कीजिए, कितना समय है ये डिसाइड कीजिए, और उस हिसाब से चुनिए कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं सेव में इन्वेस्ट कर में, और इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे कि आप कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। आपके भी अगर इससे जुड़े कुछ भी सवाल है तो हमें जरूर भेजिए। आप हमें ट्विटर पर अपने सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर सवाल भेज सकते हैं, यूट्यूब पर जहां आप ये वीडियो देखते हैं वहां भेज सकते हैं। तो अपने सवाल भी भेजते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।